गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2020 के लिए ये हम नया वीडियो बना रहे हैं। आज हम आपको इस चैप्टर में प्राचीन भारत के इतिहास सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। हम आपको आज सिर्फ ये सिखाने जा रहे हैं कि कैसे प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा जाता है और कैसे इस टॉपिक को पढ़ करके आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम इन्हीं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर ध्यान देते हैं कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि इतिहास का एक परिचय हमने बनाया था कि इतिहास में कौन कौन से सिलेबस पढ़ना है, उसका हमने एक वीडियो बनाया था। अब उसी के आगे हमारा ये दूसरा वीडियो है जिस पर हम ये बताएंगे कि आपको प्राचीन इतिहास कैसे पढ़ना है। जब आप दोस्त जानते ही होंगे कि इतिहास बहुत लंबा सिलेबस है, हम इसे बहुत सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करके हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताने जा रहे हैं। आज अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरी के पूरे प्राचीन इतिहास आपके चुटकी बजाते हुए सोल्व हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कि ये इतिहास है क्या चीज़। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और 65वीं मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो ये उपयोगी है ही, साथ ही जिनका ऑप्शनल पेपर भी है उनके लिए भी ये उतना ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यानपूर्वक हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, बाकी खुद ब खुद आप इतिहासकार बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों, ज़रा हम देखते हैं कैसे इतिहास पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है प्राचीन भारत के इतिहास की। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो हम पाषाण काल से करते हैं, स्टोन एज से करते हैं। स्टोन एज से हम करते हैं, पाषाण काल से हमारे भारत की इतिहास शुरू हो जाती है। इस पाषाण काल के इतिहास कहाँ से शुरू होती है भाई? 2.5 लाख बीसी से लेकर 3000 बीसी तक के जो कालखंड है उसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जिधर गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिमोत्तर आज पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, उस क्षेत्र में हमें इसके बहुतायत मात्रा में इसके साक्ष्य मिले हैं और साउथ में हमें इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। हम इसकी विशेषता पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होती है वो विशेषता ही पूछा जाता है उसमें। तो विशेषता क्या है? उन लोगों की जीवन कैसी थी? आखेटक, शिकारी, वो लोग शिकार करते थे, खाते थे दिन भर और सो जाते थे, फिर अगले दिन वो लोग खाते थे, सो जाते थे। तो इन लोगों का जीवन कैसा था? आखेटक, शिकारी टाइप का था। पशुपालन करते थे, पशुपालन भी वो लोग बहुत बाद में करना सीखे। जब नवपाषाण काल आया उसके बाद उन लोगों ने सीखा। जैसा कि आप जानते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इन सब को जब हम पढ़ेंगे डिटेल से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पाषाण काल की और अन्य विशेषताएं क्या है? स्थायी जीवन नहीं है, वहाँ के लोग एक जगह टिक कर रहते ही नहीं हैं, इसलिए स्थायी जीवन नहीं है। लेखन शैली का ज्ञान नहीं है, लिखना पढ़ना कुछ जानते ही नहीं हैं और पत्थर के औजार हमें मिले हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि ये सारी विशेषताएं हमने किन आधारों पर ये बताया? तो इसके लिए अब हम आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि जो भी इतिहास पढ़ने का ये तरीका है, इतिहास पढ़ने का कैसे तरीका है। ये कोई भी हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका हम सबसे पहले साक्ष्य ढूंढेंगे, एविडेंस ढूंढेंगे, उसका आधार क्या है। हम किन आधारों पर ये कह सकते हैं कि उनका जीवन आखेटक था या शिकारी था? हम किन आधारों पे कहेंगे कि पाषाण काल के लोग अस्थायी जीवन नहीं बिताते थे? हम किन आधारों पे कहेंगे कि उनका लेखन शैली का ज्ञान नहीं था? तो हमें सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य के भरोसे ही हम ये बातें पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साक्ष्य ढूंढना है। तो आइए ज़रा हम साक्ष्य को ज़रा ढूंढें। साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य है और एक साहित्यिक साक्ष्य है। पुरातात्विक का मतलब खुदाई से निकले हुए सामान, वस्तु, जो भी चीज़ निकले उसके आधार पर इतिहास लिखने की कला या परंपरा ही पुरातात्विक साक्ष्य कहलाता है। साहित्यिक साक्ष्य किसे कहते हैं? जो साहित्य किताब के माध्यम से बुक लिखा हुआ हो, हस्तलिपि हो या पांडुलिपि हो,
कुछ भी मिला हो ऐसा लिखा हुआ तो उसे हम साहित्यिक। तो इन लोगों का पाषाण काल में लेखन शैली का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तो साहित्यिक साक्ष्य मिलना तो संभव ही नहीं है। तो हमें साहित्यिक साक्ष्य बिल्कुल नहीं यहाँ मिलेगा। तो फिर मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा। तो जितने भी इतिहासकार हैं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे पाषाण काल के इतिहास को लिखा गया है। और एग्जाम में यही आता है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस स्थान पर कौन से स्थल खोदे गए हैं या खुदाई है, उसके आधार पर पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन से वहाँ के हथियार मिले हैं, वहाँ से औजार मिले हैं। पाषाण काल से सिर्फ इतना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन एक इसका अब टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इस पाषाण काल में कौन कौन से टॉपिक अब पढ़ना है। तो पूरे इतिहास में पढ़ने के लिए ये 6 टॉपिक हैं, और जितने भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम हैं इन्हीं 6 टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। कौन कौन से टॉपिक हैं? समाज, कैसे पढ़ना कैसे अब है आपको, जब आप पाषाण काल पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ अपने आप से सवाल करेंगे कि पाषाण काल का समाज कैसा था, क्या वहाँ कोई समाज था। तो जब अस्थाई जीवन ही नहीं है तो फिर समाज कैसा वहाँ होगा। तो इस युग में समाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर देखते हैं क्या वहाँ की अर्थव्यवस्था थी? कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, क्योंकि ये स्थायी जीवन ही नहीं है, लोग एक जगह टिक कर रहते ही नहीं हैं, तो फिर अर्थव्यवस्था कैसी होगी वहाँ। तो पाषाण काल में कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। पाषाण काल में फिर राजनैतिक प्रणाली कैसी थी? तो सिर्फ एक ही यही कॉन्सेप्ट है, लोगों का जीवन अस्थायी था ही नहीं, तो न राजा होगा न रंक होगा, कोई होगा ही नहीं। प्रशासन कैसा था? बिल्कुल नहीं प्रशासन है। धार्मिक, कोई धार्मिक नहीं। और कला संस्कृति। तो इस तरह हमने अभी देखा इतिहास पढ़ने का तरीका, सिर्फ यही 2 तरीका है इतिहास पढ़ने का। एक आपको उस चैप्टर का, उस विषय का साक्ष्य जुटाना है, और फिर उस पर कौन कौन से टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक हैं आपको पढ़ना है। तो इसके बाद अब हम आते हैं पाषाण काल के बाद हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में विशेषता, हम इसके विशेषता पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये हमारा टाइम पीरियड है 2350 बीसी से 1750 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले की घटना। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल से बताने वाले हैं। विस्तार क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट, साउथ, मिडिल और नॉर्थ इंडिया। तो इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के पुख्ता प्रमाण मिले हैं, खुदाई से साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस घाटी सभ्यता की विशेषता क्या रही है? इस सभ्यता की विशेषता रही है कांसा का पहली बार प्रयोग। कांसा किसे कहते हैं? तांबा और टीन को मिलाने से जो नई धातु बनती है उसे कांसा कहते हैं, और इसका व्यापक तौर पे प्रयोग किया गया है, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर इसके बाद पहली बार तकनीकी ज्ञान का पता चला है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता तकनीकी ज्ञान की विशेषता है। तकनीकी ज्ञान, ये तकनीकी ज्ञान क्या होती है? तो हम देखते हैं कि जो हमें साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और एक दूसरे के समकोण पे काटती हुई सड़कें हैं, और बहुत ही नाप जोख करके वो सब वहाँ पर शहर, वो घर गांव बनाया गया है। तो बिना तकनीक के ये सब संभव नहीं है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बने हैं, तो ये सब उनके इससे संभव है। इसके बाद मनुष्य पहली बार पढ़ना लिखना तो सीख गया, लेकिन अभी तक हमारे विद्वान अभी तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, यानी कि लिपि तो है परंतु पढ़ी नहीं गई है। और प्रथम नगरीकरण, पहला शहर बना, भारत का ये पहला शहर बना ये। तो अब हम ये देखेंगे कि इनकी विशेषता, इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता हम किन आधारों पे करते हैं, किन आधारों पर हम इसकी विशेषता को हमने देखा है। तो इसकी विशेषता देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें यही 2 टॉपिक फिर देखना है। तो अब हम ये देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कि हमें साक्ष्य मिले कहाँ से हैं। क्या कोई साहित्यिक साक्ष्य मिला है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिपि तो उन लोगों ने लिखा है लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो हमें साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। तो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आधार है वो पुरातात्विक साक्ष्य है। और हजारों बार यूपीएससी ने, बीपीएससी ने या अदर सिविल सर्विस एग्जाम ने इस आधार पे सवाल पूछे हैं
कि किस जगह से खुदाई से कौन कौन से स्थल मिले हैं और उन स्थल से कौन कौन से वस्तुएं मिली है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से कौन कौन से ऐसे खुदाई में चीज़ें मिली है, वो सारे के सारे पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इतिहास लिखा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता को भी इसी आधार पर डिफाइन किया गया है। तो जब हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिल गया तो उसके आधार पर हम क्या देखते हैं, उसके आधार पर इन 6 टॉपिक देखते हैं। जब हमें साक्ष्य मिल गया तो उन साक्ष्य को हम इन 6 टॉपिक से अब तुलना करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की समाज कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का राजनैतिक स्थिति कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासनिक कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक, सिंधु घाटी सभ्यता की कला संस्कृति। बस इन्हीं 6 टॉपिक को हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं और इन्हीं 6 टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं। इनसे बाहर न आज तक कभी आया है न कभी आएगा। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पढ़नी है, यही पढ़ने का तरीका है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल लैंग्वेज में है ये। तो हम आपको एक एक पॉइंट को जब पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट को हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे और फिर अब आपसे एग्ज़ाम के लिए हम फिर सवाल देंगे। तो देखिएगा बहुत ही आसानी से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर वैदिक युग शुरू होता है। वैदिक युग शुरू होता है, इसका टाइम पीरियड 1500 BC से 600 BC है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट भारत में इनके साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। इनकी विशेषता क्या है भाई? कर्मकांड में वृद्धि होती है, समाज का स्वरूप स्पष्ट होता है, लिपि है और पढ़ी भी गई है। इसका मतलब है कि अब हमें जो साक्ष्य मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है, वो साहित्यिक साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया है। यहाँ से पहले हमें साहित्यिक साक्ष्य, कोई साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसके पहले का जो भी इतिहास लिखा गया है वो केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं, खुदाई में मिले हुए औजारों के आधार पे इतिहास लिखा गया है। लेकिन यहाँ से अब साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। तो इन्हीं साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर अब हम वैदिक युग में क्या क्या पढ़ेंगे, तो यही 6 टॉपिक पढ़ेंगे इन्हीं साहित्यिक के आधार पे, साहित्यिक साक्ष्य के आधार पे। तो अब हम साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे कि वहाँ का समाज कैसा था, यानी कि वैदिक युग का समाज कैसा था। इन्हीं स्रोत के बारे में हम पढ़ेंगे कि वैदिक युग का आर्थिक स्थिति कैसा था, वैदिक युग का राजनीतिक प्रणाली कैसा था, प्रशासनिक कैसा था, धार्मिक कैसा था, कला संस्कृति कैसी थी। तो ये हम वैदिक युग में ये 6 चैप्टर पढ़ेंगे। तो वैदिक युग की हमने ये विशेषता देखी, कर्मकांड में वृद्धि, समाज का स्वरूप स्पष्ट हुआ। इसका मतलब है कि जो 4 वर्ण की जो उत्पत्ति हुई थी यहीं से प्रारंभ मानी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो कॉन्सेप्ट है वो यही वैदिक युग से ही आई है और समाज का स्वरूप स्पष्ट हो गया, लिपि है, पढ़ी हुई। तो ये विशेषता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से इन 6 टॉपिकों को हम पढ़ेंगे और यहीं से सवाल आते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है सूत्रकाल। सूत्रकाल में भी जस्ट हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे। विशेषता क्या है भाई सूत्रकाल की? 600 BC से 400 BC के बीच टाइम पीरियड है। इसमें 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभर कर आता है। इसी में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय होता है, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरे नगरीकरण की शुरुआत होती है। पहले नगरीकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरी नगरीकरण की शुरुआत होती है कहाँ? सूत्रकाल में, यानी महाजनपद काल में। इसका मतलब ये है कि जो वैदिक युग का कालखंड था ये ग्रामीण जीवन था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, शहरी अर्थव्यवस्था नहीं था यहाँ पे। तो अब सूत्रकाल में फिर हम साक्ष्य को पहले ढूंढेंगे। तो अब यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। अब इन्हीं साक्ष्य के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे? तो इन 6 टॉपिकों को पढ़ेंगे, यानी कि सूत्रकाल, यानी कि महाजनपद काल में या बौद्ध या जैन धर्म के समय समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, प्रशासन कैसा था, धार्मिक कैसा था और कला संस्कृति कैसी थी। इन्हीं 6 टॉपिक को हम सूत्रकाल में भी पढ़ेंगे। यही पढ़ने का तरीका है।
इसके बाद फिर मौर्यकाल आता है। मौर्यकाल की फिर विशेषता क्या है? पहली बार केंद्रीकृत सत्ता का उदय होता है, यानी कि सेंटर में एक राजा रहेगा, एक राजा है सेंटर में, और बाकी ये पूरे भारत उसके अंडर में आ गया पहली बार। इसके पहले हमने क्या देखा था कि 16 महाजनपद यानी कि 16 बड़े बड़े राज्य थे। अब इन 16 सारे राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, वो कहलाता था मौर्यकाल कहलाता था, यानी कि मगध साम्राज्य के नाम से ही विख्यात हुआ। तो पहली बार केंद्रीकृत सत्ता का उदय हुआ। हम ये किस आधार पे कहते हैं? तो हम पुरातात्विक आधार पे और साहित्यिक आधार पे, क्योंकि यहाँ से अब हमें दोनों एविडेंस मिलना शुरू हो गया। और इन्हीं आधार पे अब हम क्या पढ़ेंगे, मौर्यकाल में हम क्या पढ़ेंगे? तो यही 6 टॉपिक पढ़ेंगे कि मौर्यकाल का समाज कैसा था, मौर्यकाल का अर्थव्यवस्था कैसी थी, मौर्यकाल का राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, मौर्यकाल का प्रशासन कैसा था, मौर्यकाल का धर्म से संबंधित कैसा था, मौर्यकाल में कोई कला संस्कृति थी या नहीं थी। हम यही 6 टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मौर्यकाल के पतन होने के बाद मौर्योत्तर काल आता है, और इस मौर्योत्तर काल की क्या विशेषताएं हैं ज़रा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इस मौर्योत्तर काल की 2 विशेषताएं हैं। केंद्रीकृत सत्ता का पतन हो जाता है, यानी कि सेंटर में जो एक राजा था वो अब एक राजा नहीं रह गया, अब पूरे भारत में कई राजाओं ने जन्म ले लिया, कई राजाओं ने जन्म ले लिया। इसी को कहते हैं केंद्रीकृत सत्ता का पतन हो गया इस टाइम पीरियड में। फिर 2 प्रमुख घटनाएं घटी। पहला घटना ये घटा कि मौर्य के पतन के बाद, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुंग वंश तथा कनौ वंश की स्थापना होता है। दूसरी, दक्षिण महाराष्ट्र में सातवाहन वंश की स्थापना होती है इसी टाइम पीरियड में। एक तरफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा में शुंग वंश और कनौ वंश की स्थापना होती है, तो उसी टाइम पीरियड में महाराष्ट्र में सातवाहना वंश की स्थापना होती है, और उसी टाइम पीरियड में चोल, चेर, पांड्य राज की भी साउथ में स्थापना होती है। इसी टाइम पीरियड में ये घटनाएं चलती है। और एक दूसरा घटना ये घटता है कि बाह्य आक्रमण होना शुरू हो जाता है, यानी कि विदेशी हमले भारत में होना शुरू हो जाता है। उन विदेशी हमलों में कुषाण, शक, इंडो ग्रीक, पार्शियन जैसे विदेशियों का आक्रमण होता है। तो जब हम ये पढ़ेंगे चैप्टर, फिर हम यही दोनों टॉपिक देखेंगे कि इसका साक्ष्य क्या है। तो दोनों साक्ष्य हमें मिले हैं। फिर इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो इन्हीं 6 टॉपिक को फिर हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद फिर मौर्योत्तर काल के बाद फिर हमें पढ़ना है गुप्त काल। तो गुप्त काल की विशेषता, सत्ता एक बार फिर पुनः केंद्रीकृत हुआ। कहने का मतलब यह है कि इन सारे राजाओं को हराकर चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को एक कर दिया, यानी कि अब सेंटर में सिर्फ एक राजा रहेगा और बाकी चारों तरफ उसकी प्रजा रहेगी, यानी कि पूरे भारत पर उसका कंट्रोल हो गया। सत्ता एक बार पुनः केंद्रीकृत हो गया, यानी कि ये के हाथ में पूरी सत्ता आ गई। तो ये विशेषता है। तो हम इस किस आधार पे कहेंगे? यही दोनों साक्ष्य के आधार पे कहेंगे। तो सबसे पहले हमें साक्ष्य ढूंढना है कि हम कैसे कहेंगे कि गुप्त काल का सत्ता केंद्रीकृत था। तो कई सारे हमें अभिलेख मिलेंगे, कई सारे हमें ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिसके आधार पर हम कहते हैं। फिर इसमें गुप्त काल के बारे में जब एविडेंस मिल गया तो फिर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इन्हीं 6 टॉपिकों को हम फिर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे। गुप्त काल का जब पतन हो जाता है तो फिर गुप्तोत्तर काल आता है। तो गुप्तोत्तर काल में फिर इसकी विशेषता है, सत्ता एक बार पुनः विकेंद्रीकृत होता है, यानी कि जैसे ही गुप्तों का पतन होता है, सेंटर में एक राजा खत्म और फिर पूरे भारत में कई सारे राजा पैदा हो जाते हैं। तो फिर विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, और फिर इसमें भी कई सारे आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करते हैं। इसका हमें कहाँ से साक्ष्य मिला? तो यही दोनों साक्ष्य फिर हमें मिलेगा। और फिर गुप्तोत्तर काल में फिर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? तो यही 6 टॉपिक हमें फिर पढ़ने हैं। तो ये हमने आपको बताया इतिहास पढ़ने का तरीका। अब सवाल कैसे आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में? सवाल
बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग अभी तक सिंपल तरीके से पढ़ते नहीं हैं। नहीं, अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया है सिंपल तरीके से। सारी उलझनें हम आपको दूर करेंगे। आइए देखते हैं। सवाल अब आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पाषाण काल और सिंधु काल, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में अंतर, मुख्य अंतर समाज में क्या था। या ऐसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल में आर्थिक दृष्टि से अंतर क्या था, ये आपसे पूछा जाएगा। या ये पूछा जाएगा मौर्य काल और गुप्त काल के समाज में क्या अंतर था। या मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के धार्मिक के बारे में क्या अंतर था। या आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि वैदिक युग और गुप्त काल के समाज में मुख्य अंतर क्या था। यानी कि इन्हीं 6 टॉपिक को अब आपको इन सारे टॉपिकों से तुलना करवाया जाएगा। तो जब तक आप इन सब के बारे में गहराई से नहीं ये पढ़ेंगे तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। और सिविल सर्विस के यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको चाहिए कि एक बार प्रीलिम्स, अगर प्रीवियस ईयर्स के आपके पास पेपर हों तो एक बार ज़रूर प्राचीन इतिहास को पढ़ करके देखिए, उसके सवाल को देखिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। 2 इतिहास कालखंडों के बीच के आपसे तुलना करवाया जाएगा। जैसे अभी हमने बताया कि वैदिक काल और मौर्य काल के समाज में क्या अंतर था, ऐसे पूछा जाएगा। या वैदिक काल और मौर्य काल के राजनीतिक प्रणाली में क्या अंतर था। या वैदिक काल और मौर्य काल के प्रशासनिक दृष्टि से कैसे अंतर था, या अलग था, या एक ही समान था, कैसे था। या मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बीच प्रशासनिक अंतर क्या था। मौर्य काल या गुप्त काल के कला संस्कृति से संबंधित कौन कौन से अंतर थे। ये सारे टॉपिक आपको पूछे जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है पढ़ने का। एक बार ये तरीका आप अपनाइए और फिर देखिए कैसे आप इतिहास को बहुत ही सरल ढंग से पढ़ना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको ये बताया कि कैसे प्राचीन इतिहास को पढ़ना है, कैसे कॉन्सेप्ट वाइज हमने आपको बताया। अगले दिन से आपको हमारा वीडियो मिलेगा प्राचीन काल के इतिहास से। हम इसके बारे में डिटेल से फिर आपके सामने वीडियो लाएंगे और फिर इसके बाद आप बीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और सिविल सर्विस के प्रीलिम्स, मेंस और साथ ही अगर आपका ऑप्शनल पेपर भी हिस्ट्री है तो वो तो और आपके लिए सोने पे सुहागा है। एक साथ आपके बहुत ही मेजर पार्ट तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर हमारा एक नया और करेंट अफेयर का भी बैच चल रहा है जो हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सप्ताह में ये 3 दिन हम करेंट अफेयर का चैप्टर, ये बीपीएससी का हम सप्ताह में ये 3 दिन ये हम बैच लाएंगे। ये हम सप्ताह में 3 दिन बैच लाएंगे और बाकी फिर ये आपको करेंट अफेयर और सिविल सर्विस की जो बैच हमारी चल रही है इकोनॉमी की, वो आपको नियमित रूप से आपको उसको वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर डिसलाइक करिए तो उसके कारण बताइए। धन्यवाद दोस्तों।